क्लास 9 दैट इज़ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और डेफिनेशंस जो हमने IAS 32 में देखी थी, उसके बाद हमने अब अकाउंटिंग अपनी स्टार्ट करनी है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की हमने अकाउंटिंग किस तरह से करनी है। हमने कहा जनाब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हकीकत में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी का एसेट बन रहा होता है फाइनेंशियल एसेट, दूसरी पार्टी के लिए वो फाइनेंशियल लायबिलिटी बन रही होती है। अब एसेट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करेंगे, या तो आप किसी की एक्विटी का इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर किसी के डेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये हकीकत में आपके पास बन जाएगा फाइनेंशियल एसेट, और एक चीज़ है फाइनेंशियल लायबिलिटी, जो दूसरी कंपनी के लिए क्या होगी, फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी। तो दो सिचुएशन है फाइनेंशियल एसेट के, एक तो एक्विटी इन्वेस्टमेंट और दूसरा डेट इन्वेस्टमेंट। अब हमने अकाउंटिंग करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। नंबर 1 अमोर्टाइज कॉस्ट, नंबर 2 फेयर वैल्यू थ्रू OCI, नंबर 3 फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी हमने किसको चार्ज करवानी है, ये क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड हमें सिखाता है। स्टैंडर्ड हमें कहता है कि जनाब अगर आपके पास एक्विटी इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको देखो कि क्या आप उसकी ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे, नोट हेल्ड फॉर शेयर है या हेल्ड फॉर शेयर है, मतलब आपने किसी कंपनी के शेयर परचेज किए, क्या आपका शेयर परचेज करने का जो मकसद है या काम है शेयर को परचेज करके उसको सेल कर देना या उसको अपने पास रिटेन करना। अगर तो कहता है जी आपका मकसद अपने पास रिटेन करना है, मतलब नोट हेल्ड फॉर सेल है, तो आपके पास अकाउंटिंग करने के लिए 2 मेथड है, या तो क्या कर लो फेयर वैल्यू थ्रू OCI कर दो या फिर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस कर दो। अगर आप फेयर वैल्यू थ्रू OCI करेंगे तो फिर सब्सिक्वेंटली आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं तो इसके लिए स्टैंडर्ड खामोश है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप इसको चेंज करवा सकते हैं। अच्छा जी, कहता है जी अगर आपके पास हेल्ड फॉर सेल है, मतलब आपने किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हैं और आपका मकसद उन शेयर की ट्रेडिंग है, जैसे परचेज किया आपने साथ ही क्या कर दिया, सेल भी कर दिया थोड़ा सा बेनिफिट लेके, तो कहता है जी फिर आपने अपने इस डेट को, अपने इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे रिकॉर्ड करना, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, PNL, फेयर वैल्यू थ्रू PNL आप इसको चार्ज करवाना है, ठीक है। मतलब आप इसको डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, फेयर वैल्यू का जो डिफरेंस आएगा वो आप किधर लेके जाएंगे, डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में। इस केस में क्या करोगे, फेयर वैल्यू का जो डिफरेंस आएगा किधर लेके जाओगे, OCI में लेके जाओगे, ठीक है। इसका ये मतलब है अभी के लिए। अच्छा जी, दूसरा कहता है जी फाइनेंशियल एसेट जो है वो दूसरा डेट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ठीक है। अब इसमें 2 ही मेथड यूज होंगे, या तो OCI वाला या फिर प्रॉफिट एंड लॉस वाला, जबकि डेट इन्वेस्टमेंट में तीनों मेथड इस्तेमाल होंगे। अमोर्टाइज कॉस्ट भी इस्तेमाल होगा, फेयर वैल्यू थ्रू OCI भी इस्तेमाल होगा और फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस भी इस्तेमाल होगा। कहते हैं जनाब कौन सी सिचुएशन में, कहते हैं जी डेट इन्वेस्टमेंट के लिए आपने अपने आप से 2 क्वेश्चन करने हैं। नंबर 1 आपका बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल मतलब आपकी नीयत क्या है, आप क्या करते हैं, क्या आपकी नीयत सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो है उसको हासिल करना है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो का मतलब क्या है जी, कि जनाब आपको जब जैसे ही मैच्योरिटी टाइम आए आपको सारे के सारे पैसे वापस मिल जाए, मतलब आपने इसको मैच्योरिटी टाइम तक अपने पास होल्ड करना है, क्या ऐसा है बिजनेस मॉडल आपका। प्लस आपका जो कैश फ्लो है वो क्या है, कैश फ्लो आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सिर्फ इन 2 के ऊपर ही मुश्तमिल है। आपने बिजनेस मॉडल के नीचे भी कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो से लिखा है। जी जी जी, तो ये सेम ही होता है? नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो इसका मतलब ये है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था कि जनाब मैं इतने पैसे रिसीव करूंगा और इतने पैसे मुझे इतने टाइम के बाद मिल जाएंगे, ठीक है। बेटा वो डेट है ना, तो आपको वापस पैसे मिलेंगे ना, ठीक है। तो मैच्योरिटी टाइम तक आपने अपने पास रखना है। कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो का मतलब यहाँ पे ये है सिंपली कि बिजनेस मॉडल क्या है जी, आपका कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो हासिल करना। व्हाट डू यू मीन बाय जी कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो आपके पास क्या है जी, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो सिर्फ इतना सा है कि जनाब जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो आपको पैसे वापस मिल जाएं आपके, मतलब मैच्योरिटी टाइम तक आपने अपने पास इसको रखना है इस इंस्ट्रूमेंट को, ओके। मतलब आपने 5 साल के लिए किसी का डिबेंचर आपने 5 साल के लिए परचेज किया, तो 5 साल के 5 साल आप अपने पास रखोगे, जैसे 5 साल खत्म होंगे कंपनी आपको वापस डिबेंचर अपना परचेज कर लेगी जी। और कैश फ्लो के अंदर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब कैश फ्लो के अंदर सिर्फ ये 2 चीजें हैं, अगर होगा तो फिर देखेंगे क्या होगा, ठीक है। अभी के लिए हम क्या कह रहे हैं जी, इन दोनों कंडीशंस का मीट करना लाजमी है। कौन सी कंडीशन, कि आपका जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो हासिल करना, और कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो के अंदर क्या शामिल होना चाहिए, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है जी। दोनों कंडीशन फुलफिल करेंगे तो आप इसको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड के जरिए इसकी अकाउंटिंग करोगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जनाब कहता है जी अगर आपका बिजनेस मॉडल ये है कि आप जैसे ही आपको मौका मिलेगा आप क्या कर दोगे, आप इसको बेच दोगे, ठीक है। मतलब आप अपने इस इंस्ट्रूमेंट को क्या करोगे, सेल भी कर सकते हैं, ओके। तो बिजनेस मॉडल आपके पास क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो प्लस सेल, ओके।
और कैश फ्लो जो है वो आपके पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही इसी के ऊपर मुश्तमिल होगा। इन दोनों कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। अगर लेट्स सपोज इन दोनों कंडीशन में से या इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन मीट नहीं करती, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जनाब मेरा बिजनेस मॉडल है कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, ठीक है, प्लस कैश फ्लो के अंदर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एंड प्लस एनी अदर अमाउंट, यानी कि फेयर वैल्यू का जो डिफरेंस होगा, कोई भी अमाउंट मेरे पास आ सकती है। ओके, मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि जनाब मेरे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको हासिल करना कितना है जी, प्रिंसिपल अमाउंट को हासिल 10 लाख रुपए और उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट हासिल करना, दिस इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जनाब मेरा जो मकसद है वो 10 लाख रुपए हासिल करना और इंटरेस्ट 1 लाख रुपए हासिल करना, उसके अलावा अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा हो उसको मैच्योरिटी के टाइम पे तो उसको हासिल करना भी। मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए प्रिंसिपल हो गया, इसमें इंटरेस्ट कितना हो गया 1 लाख रुपए, ठीक है। तो लेट सपोज मैंने कहा मेरा बिजनेस मॉडल क्या है, मैंने ये तो मेंशन कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो हासिल करना, ये मेरा बिजनेस मॉडल था, मैं इसकी अकाउंटिंग करता रहा। लेकिन मेरा मकसद क्या था कि अगर इनके अलावा भी मुझे लेट सपोज कोई फेयर वैल्यू सरप्लस मिल जाता है, तकरीबन कोई 20,000 रुपए का, तो वो भी इसमें मैं शामिल कर लूंगा। सर ऐसा हो सकता है कि अगर कोई बेनिफिट फॉर सपोज हमने 100 रुपए का खरीदा है तो उसकी भी फेयर वैल्यू इंक्रीज होगी? अगर आप उसको फेयर वैल्यू पे कंसीडर करते हैं तो वैसे तो डेट नॉर्मली नहीं होते, नॉर्मली डेट नहीं होते फेयर वैल्यू, क्योंकि उसमें प्रीमियम लग रहा होता है, उसमें इंटरेस्ट लग रहा होता है, तो फेयर वैल्यू तो नहीं ना, उसकी फेयर वैल्यू चेंज करेंगे तो इंटरेस्ट भी चेंज होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल ना, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ, यहाँ पे फेयर वैल्यू सरप्लस का यहाँ पे मतलब ये है कि जनाब जब आप उसको बेचने के लिए जाओ किसी दूसरे बंदे को तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाए। मतलब 10 लाख तक का था, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आ गया, उसने कहा जनाब ऐसा करो मुझे ये 10,20,000 रुपए में बेच दो, तो 20,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें तो हमें कहें कि हम नहीं, अगर फिर हमने कोई अमाउंट दे देंगे, अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट में फिर उस अमाउंट को हम लोग इंटरेस्ट का हिस्सा बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट के मतलब कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे। ये यहाँ पे वो वाला बेनिफिट है जो आपको किसी और से मिलेगा कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने कहा ना कि कॉन्ट्रैक्ट कैश फ्लो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो प्लस सेल। अब सेल का मतलब क्या है कि आप उसको बेच दोगे, अब वहां से बेचने के बाद आपको कुछ ना कुछ पैसे तो मिलेंगे, तो वो कहता है जी कैश फ्लो का हिस्सा बनाएंगे आप, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में भी अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करती, एक करती है या इनमें से भी कोई एक कंडीशन अगर फुलफिल करती है, दोनों सिचुएशन में क्या होगा, आपके पास फिर फेयर वैल्यू थ्रू P&L जाएगा किधर, ऑल अदर मैटर और अकाउंटिंग मिसमैच को खत्म करने के लिए। इज इट ओके? तो अभी तक मैं जब इंशाल्लाह इनको करवाने के बाद हम अलग अलग देखेंगे इक्विटी के इन्वेस्टमेंट के किस तरीके से आप करेंगे, OCI में क्या करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करेंगे। इसी तरह से डेट इन्वेस्टमेंट में, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में, OCI में और P&L में आप इसकी अकाउंटिंग किस तरह से करोगे। ओके, समझ आ रही कि नहीं आ रही समझ। फाइनेंशियल लायबिलिटी की बेटा अगर हम लोग बात करते हैं तो फाइनेंशियल लायबिलिटी हम कहते हैं जनाब जितनी भी लायबिलिटीज हैं, ऑल लायबिलिटीज अदर देन measured at फेयर वैल्यू, जितनी भी लायबिलिटीज हैं जिनको फेयर वैल्यू के अलावा मेजर हम लोग करते हैं वो सारी की सारी किधर जाएंगी, वो सारी की सारी जाएंगी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में। किधर जाएंगी सारी की सारी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में। और अगर आपके पास कोई ऐसी लायबिलिटी है, लायबिलिटी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू या फिर अकाउंटिंग मिसमैच को खत्म करने के लिए, तो वो जाएगी फिर फेयर वैल्यू की तरफ। अब फेयर वैल्यू वो हमें क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, फेयर वैल्यू थ्रू OCI होगा या फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस होगा, वो जस्ट फेयर वैल्यू की बात करता है स्टैंडर्ड। समझ नहीं आ रही है लायबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे। अभी आपको समझ आ जाएगी, अभी आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। ज़रा बुक का पेज नंबर निकालिए, एग्जाम्पल्स हम लोग करते हैं बेटा, अभी सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। दिस इज पेज नंबर 234, क्लासिफिकेशन।
सबसे पहले जनाब फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में बात करते हैं जी। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, सबके सामने है बुक, पेज नंबर 234। तो हमने क्या कहा कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट को दो चीज़ें देखनी है, कौन कौन सी, प्लीज़ व्हाइट बोर्ड की तरफ देखिए। नोट हेल्ड फॉर सेल और हेल्ड फॉर सेल। नोट हेल्ड फॉर सेल के लिए दो ऑप्शन, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई एक दफ़ा कर दिया इररिवोकेबल, या फिर क्या कर लो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, और अगर हेल्ड फॉर सेल है तो ओनली फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। अब जरा जनाब आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल एसेट। एग्जांपल नंबर 2 बेटा कर रहा हूँ, कहता जी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। तो आप इसको क्या करोगे, एग्जांपल नंबर 2 में पहली एग्जांपल है जनाब ए, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस। तो आप इसको क्या कहोगे कि ये किस तरह से इसकी काउंटिंग होगी, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, अगर वो यहाँ पे कहता है जनाब इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, द एंटिटी हैज नो इंटेंशन ऑफ सेलिंग दीज शेयर्स इन फोर्सिएबल फ्यूचर, मतलब अभी तक उसको लग रहा है कि मैं उसकी ट्रेडिंग या इसको बेचूंगा नहीं, तो अब यहाँ पे क्या होगा, या तो ओसीआई में जा सकता है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जा सकता है, लेकिन अगर ओसीआई में चला गया तो वो उसको इररिवोकेबल होगा। तो फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है, इसने यहाँ पे लिखी, ये वाला सिर्फ चीज़ लिखती। ओके जी। अच्छा, इसके बाद जनाब कहता है जी इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए मैंने कहा था कि आपने दो क्वेश्चंस करने हैं, बिजनेस मॉडल क्या है, कैश फ्लो में क्या कुछ शामिल है। बिजनेस मॉडल है अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो हासिल करना, ठीक है, और कैश फ्लो में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की अमाउंट शामिल है, तो किधर जाएगा ये, अमोर्टाइज कॉस्ट में। बिजनेस मॉडल अगर कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो के साथ साथ उसको बेच देना भी बिजनेस मॉडल है, और कैश फ्लो में सिर्फ प्रिंसिपल इंटरेस्ट की अमाउंट हासिल करना है, तो किधर जाएगा फिर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में। और जितने भी तमाम मैटर हैं या कोई अगर अकाउंटिंग मिस मैच है तो उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, इसके एग्जांपल जरा देखिएगा। एग्जांपल नंबर 3 अगले पेज पे, पेज नंबर 235 पे मेरे पास मौजूद है, देखिएगा प्लीज सारे बच्चे। XYZ लिमिटेड मेक्स अ लार्ज बॉन्ड इशू टू द मार्केट। XYZ लिमिटेड ने क्या किया, बॉन्ड्स इशू कर दिए। बॉन्ड्स का मतलब क्या है जनाब, डिबेंचर्स वगैरह। 3 कंपनीज A लिमिटेड, B लिमिटेड एंड C लिमिटेड ईच बाय आइडेंटिकल 10 मिलियन बॉन्ड्स। द फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। अब जनाब 3 कंपनीज हैं, अब तीनों की उसने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए आपसे पूछना है कि जनाब किस तरह से 10 लाख बॉन्ड्स जो हैं उन्होंने परचेज कर लिए। A लिमिटेड होल्ड्स बॉन्ड्स फॉर पर्पस ऑफ कलेक्टिंग कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टू मैच्योरिटी। हाँ जी भाई, किधर जाएगा, अमोर्टाइज कॉस्ट में जाएगा। क्यों जनाब, क्योंकि बिजनेस मॉडल इसका कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो है, और कैश फ्लो क्योंकि उसने बताया हुआ नीचे, तो इसी तरह से जनाब हम लोग यहाँ पे अगर उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया तो इट वुड बी एज्यूम कि कैश फ्लो का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है जी। तो उसके बाद कहता है जनाब बी लिमिटेड होल्ड्स बॉन्ड्स फॉर पर्पस ऑफ कलेक्टिंग कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो बट सेल्स देम ऑन द मार्केट व्हेन प्राइसेस आर फेवरेबल। कौन सा आ गया जनाब, ये वाला, ठीक है, क्योंकि कैश फ्लो के बारे में नहीं बताया हुआ तो फिर थ्रू ओसीआई वाला। फिर कहता है जी सी लिमिटेड बाइज बॉन्ड्स टू ट्रेड इन देम। अब कहता है जी सी लिमिटेड बाइज बॉन्ड्स टू ट्रेड इन देम। वो क्यों जनाब, डिबेंचर वगैरह क्यों परचेज करते हैं, कि उसको हम लोग क्या कर सकें, उसमें ट्रेडिंग कर सकें। उसमें ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि उसको सेल परचेज करके हमें प्रॉफिट या लॉस मिल रहा हो, ठीक है। ट्रेड इन का मतलब ये है कि जनाब उसमें ट्रेडिंग करें, उसमें से हमें प्रॉफिट या लॉस मिले, नॉट ओनली प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बल्कि इसके अलावा भी कुछ उसको रिसीव हो रहा हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो किधर जाएगा, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। गॉट इट, ये बात समझ में आई। इसी तरह के एग्जाम्पल देखिए जनाब। एग्जाम्पल नंबर 4, आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन फॉलोइंग फाइनेंशियल एसेट्स। इन्वेस्टमेंट इन इंटरेस्ट बियरिंग डेट इंस्ट्रूमेंट, ये तो जनाब आ गया ये डेट इंस्ट्रूमेंट, ये तो कंफर्म हो गया हमें। द इंस्ट्रूमेंट इज रिडीमेबल इन 5 years। कितने साल में हमें वापस मिल जाएगा, 5 साल में। द इंटेंशन इज टू कलेक्ट कैश फ्लो विच आर इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट ओनली। हाँ जी भाई साहब, क्या चीज़ है जी, यही है, तो किधर जाएगा ये, अमोर्टाइज कॉस्ट में जाएगा।
बी देखिए जनाब, इन्वेस्टमेंट इन इंटरेस्ट बेयरिंग डेट इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट इज रिडीमेबल इन 5 years, द इंटेंशन इज टू कलेक्ट कैश फ्लो विच आर इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट, हाउएवर द एंटिटी मे सेल द लोन नोट्स अर्लियर इफ एनी गुड ऑफर इज रिसीव्ड। OCA investment in loan notes, the objective is to collect contractual cash flow which consists of interest charges in oil prices in next 5 years and principal amount at the end of 5 years। कि जो ऑयल प्राइस चार्जेस कह रहे हो, चेंजेस मेरा ख्याल होगा, चेंजेस। वो कहता है जी आपके पास जो ऑयल की प्राइस में जो चेंज आएगा, जो फ्लक्चुएशन आएगी, उसका भी वो बेनिफिट हासिल करना उस बंदे के कैश फ्लो में शामिल होगा। डेरिवेटिव टाइप जो थे, ठीक है जी, अगर वो डेरिवेटिव डेट इंस्ट्रूमेंट है और उसमें ये एग्रीमेंट ये तय पाया गया कि जनाब जो ऑयल की प्राइसेस में चेंज आएगा तो वो भी मेरे लिए जो फेवरेबल मेरे लिए है वो क्या होगा, उससे मैं बेनिफिट हासिल करूंगा, ठीक है। तो कहता है जी बिजनेस मॉडल आपके पास क्या था, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो हासिल करना, लेकिन कैश फ्लो में क्या शामिल है, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और एनी चेंज इन ऑयल प्राइसेस, ठीक है। तो ये किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ओके इसके बाद कहता है जी इन्वेस्टमेंट इन लोन नोट्स, द ऑब्जेक्टिव इज टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो विच कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट changes in oil prices in next 5 years and principal amount at the end of 5 years. However, the entity may sell the loan notes earlier if any good offer is received. अब again ना तो ये मतलब दोनों ही जो है वो किसी ये वाली ऑप्शन की बात कर रहा है, लेकिन ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो फिर भी हम किधर जाएंगे, पेनल में जाएंगे। क्लियर? अच्छा जी, फाइनेंशियल लायबिलिटी की बेटा हम लोग बात करते हैं जी। फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए हमने कहा कि ऐसी लायबिलिटी जो कि फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड हमने करनी है, सिर्फ हम उसको फेयर वैल्यू पे लेके जाएंगे। ओके बाकी जितनी भी हमारी लायबिलिटीज है सारी की सारी किस पे आती हैं, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे आती हैं। देखिए जनाब एग्जांपल नंबर 5 मेरे पास मौजूद है, आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल लायबिलिटीज। कहता जी अ 12% बैंक लोन ऑब्टेन्ड, मतलब हासिल किया, लायबिलिटी बन गई, बाय ए लिमिटेड पेएबल इन 5 years टाइम। अब जब आप लोन रिसीव करते हैं तो क्या आप फेयर वैल्यू के हिसाब से उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं? नहीं, हम किस हिसाब से देख रहे होते हैं, हमने जितने पैसे लिए होते हैं उसमें इंटरेस्ट शामिल करके उतने पैसे हम पे कर देते हैं ना, मतलब उसको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे लेके जाएंगे, क्योंकि उनकी रिकॉर्डिंग हम किस पे कर रहे हैं, फेयर वैल्यू पे नहीं कर रहे, ठीक है जी, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। इसके बाद देखिए जी 8% लोन नोट्स इशूड बाय सी लिमिटेड। अब सी लिमिटेड के लिए वो क्या हो जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगी, तो क्या वो इशू करेंगे फेयर वैल्यू पे? नहीं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी आपके पास, सी लिमिटेड कोई कंपनी है, उस सी लिमिटेड की बुक्स के अंदर उसने इशू की, बेटा उसने इशू किया ना डेट, उसने लोन नोट्स में वो इशू किए हैं। आपने डिबेंचर परचेज किए, मैंने डिबेंचर्स इशू किए, आपने मुझे पैसे दिए, मेरे लिए लायबिलिटी बन गया, आपके लिए क्या बन गया, लायबिलिटी क्या थी, लायबिलिटी क्या थी, ऑब्लिगेशन। आपके लिए इन्वेस्टमेंट होगी ना बेटा, कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी, डेट इन्वेस्टमेंट, तो मेरे लिए वो कौन सी होगी चीज़, लायबिलिटी होगी। कौन सी लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी, क्योंकि फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंदर डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। ओके तो अब जब मैं डिबेंचर वगैरह जब बेचूंगा तो मेरे ऊपर लायबिलिटी आएगी, ठीक है, तो डिबेंचर को मैं रीवैल्यू नहीं कर रहा हूँ हर साल, डिबेंचर का जितने के डिबेंचर होगा उसमें इंटरेस्ट ऐड करके मैं आपसे परचेज कर लूंगा, या आपका इंटरेस्ट देता रहूंगा और आपके पैसे वापस कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए जनाब कहता जी, अच्छा फाइनेंशियल लायबिलिटी में हमने एक चीज़ ये भी पढ़ी थी कि अगर आपके पास कोई डेरिवेटिव वगैरह है और उसमें कोई अनफेवरेबल सिचुएशन बन जाए, ठीक है, तो आप उसको भी क्या मान लेंगे, अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी मान लेंगे। ओके और डेरिवेटिव को हम किस पे लिया करते हैं, हमेशा फेयर वैल्यू पे, क्योंकि फेयर वैल्यू देखेंगे ना हम कि हमने एग्रीमेंट में लिखा था जनाब $1 100 रुपये का है, डॉलर में मुझे पेमेंट करनी थी, तो मुझे मसला कब होगा, फेवरेबल या अनफेवरेबल कब होगा, जब उसकी फेयर वैल्यू उसकी कॉस्ट से चेंज होगी। अब वो फेयर वैल्यू के ऊपर हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। नहीं बेटा, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हम नहीं पढ़ रहे, हम जस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि एक्विटी की अकाउंटिंग इसके थ्रू क्या कब करनी है, इसके थ्रू कब करनी है, डेट इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में कब करनी है और कब नहीं करनी। अभी हम जस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, उनके हम लोग एग्जांपल्स कर रहे हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है क्या, दो चीजें, एसेट लायबिलिटी। हमने कहा जी एसेट दो तरह का है, इक्विटी डेट इन्वेस्टमेंट, और एक फाइनेंशियल लायबिलिटी है।
फिर हमने देखा कि IFRS 9 जो है वो हमें कहता है कि आपने 3 तरीके से अकाउंटिंग करनी है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। हमने कहा कि भाई साहब इक्विटी इन्वेस्टमेंट में किस तरह से होगी, उसने बता दिया। डेट इन्वेस्टमेंट में कौन कौन सी अकाउंटिंग आपने किस किस तरीके से करनी है, उसने बता दिया। और फाइनेंशियल लायबिलिटी में भी कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करनी है, उसने बता दिया। अभी हम इनके एग्जांपल्स कर रहे हैं ताकि हम सिर्फ क्वेश्चन में लिखी हुई लाइन को पढ़ के पता लगा सकें कि हमने किस तरीके की अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, तो कहते हैं जनाब आ शॉर्ट टर्म करेंसी स्वैप एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय B4 बैंक लिमिटेड व्हिच इज करंटली अनफेवरेबल। These type of transaction are usual feature of B Bank Limited's business। तो यहाँ पे क्या करें जनाब, यहाँ पे जो करेंसी स्वैप्स एग्रीमेंट है, मतलब कि आप करेंसी को कन्वर्ट करेंगे। एग्रीमेंट आपने कर लिया $1 के बदले $1 के बदले में आपको 100 रुपये दूंगा, लेकिन इन फ्यूचर क्या हुआ, जब उसकी आपने फेयर वैल्यू देखी तो करेंसी का रेट क्या था, इंक्रीज हो चुका था। तो जनाब अब आपको $1 के बदले में 150 रुपये देना पड़ रहा है। तो आप क्या कहोगे कि मेरे लिए क्या है, अनफेवरेबल। तो 50 रुपये की आप क्या डालोगे, लायबिलिटी डालोगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि इस फाइनेंशियल लायबिलिटी को जो क्या अनफेवरेबल है उसको हम किस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, फेयर वैल्यू पे। तो फेयर वैल्यू पे आएगा तो हम किसके हिसाब से इसकी काउंटिंग करेंगे, फेयर वैल्यू के हिसाब से। ओके, अगेन स्टैंडर्ड यहाँ पे खामोश है, फेयर वैल्यू थ्रू OCI या फिर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, स्टैंडर्ड यहाँ पे खामोश है। ओके, तो वो क्वेश्चन की नेचर देख के हम लोग देख लेंगे कि अगर वो OCI के थ्रू लेके जाता है तो OCI के थ्रू, और अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू लेके जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू। क्लियर? अच्छा जी, इसके बाद फिर देखिए जनाब ट्रेड पेएबल। अब ट्रेड पेएबल का मतलब क्या है, ट्रेड पेएबल इज इट फाइनेंशियल लायबिलिटी और नॉट? ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल होता क्या जी? क्रेडिटर्स को हमने क्रेडिटर्स से चीजें नहीं है कि क्रेडिटर्स हमने पैसा लिया, तो उसके बदले में, हाँ जी, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी के डेफिनेशन के हिसाब से हमने देखना है। ठीक है, समझ आ रही है बात की? क्योंकि फाइनेंशियल एसेट की जो डेफिनेशन है वो कहता है कि जनाब आप कोई पैसे कोई सर्विसेज ना दें बल्कि आपको वैसे कैश मिल जाए या कैश आपको डिलीवर हो जाए। तो यहाँ पे जो पेएबल है, ट्रेड पेएबल, इसके बदले में भी आपको क्या मिलेगा, आपको आपने कैश डिलीवर करना है। और ठीक है, जो ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, तो इस वजह से फाइनेंशियल लायबिलिटी का हिस्सा बनेगा। तो आप मुझे बताइए ये कौन सा है, क्या आप ट्रेड पेएबल्स को फेयर वैल्यू पे लेके जा रहे होते हैं? नहीं। ठीक है, तो इसको जनाब किधर लेके जा रहे होते हैं आप, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में लेके जाएंगे। इज इट ओके? क्लासिफिकेशन समझ आ गई? यहाँ तक मसलन सा है। बेटा वही बात है जो मैंने आपको की है कि जिन लायबिलिटी को आप फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं, या अगर कोई अकाउंटिंग मिसमैच है आपका, मतलब आप हमेशा से ही फेयर वैल्यू पे कंसीडर कर रहे हैं, तो आप उसको फिर फेयर वैल्यू पे लेके जाएंगे। मैं पढ़ देता हूँ एक दफ़ा, देखिए जनाब। सम फाइनेंशियल लायबिलिटीज आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल those held for trading and those measured at fair value through profit or loss to eliminate accounting mismatch। बेटा डेरिवेटिव के किस लिए करते हैं आप? डेरिवेटिव स्पेकुलेशन क्या चीज़ है? आपने डेरिवेटिव जो है वो आपने एग्रीमेंट कर लिया, आपने बेट लगा लिया, आपने एग्रीमेंट कर लिया। किस चीज़ का आपने एग्रीमेंट कर लिया कि जनाब ये एक चीज़ जो है वो आपसे आज मैं 50 रुपये की परचेज़ कर रहा हूँ, तो एग्रीमेंट कर लेते हैं कि इन फ्यूचर भी आपसे मैं 50 रुपये की परचेज़ करूँगा। लेकिन लेट सपोज इन फ्यूचर वो चीज़ 50 के बजाय 30 रुपये की हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें मैं किस लिए एग्रीमेंट कर रहा हूँ, ताकि मैं ट्रेडिंग पर्पज यानी कि ट्रेडिंग कर सकूँ इसी की, मैं हेल्ड फॉर ट्रेड है, ताकि मैं ये मेरे पास डेरिवेटिव बन जाएगा, इसको मैं बेच सकूँ जाके इन फ्यूचर। आपने देखा है, आपको पता होगा क्रिकेट मैचेस के पासेस होते हैं, किसी भी इवेंट के पासेस होते हैं। अब वो पास जो होता है उसकी कीमत नहीं कोई होती, जो पास होता है ना, पास वो VIPs को मिलता है या ऐसे बंदे जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड हों। अब जो पासेस मिलते हैं जिनको, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं पासेस। टिकट वगैरह आपने परचेज करना तो अलग बात है। अब जब आपको पास मिलते हैं, सम सॉर्ट ऑफ टिकट्स होती हैं, लेकिन वो VIPs को मिलते हैं जनाब पासेस जी। तो वो पासेस जब आपको मिलते हैं तो पासेस में आप, अब उस पास के ऊपर सिर्फ लिखा होता है कि जनाब ये फलां बंदा जो है ये VIP, नाम नहीं लिखा होता, बस जिसके पास है जनाब इसको एंटर होने दिया जाए। अब
लेट्स सपोज मार्केट के अंदर टिकट की प्राइस होगी 500 रुपये, तो उस पास की कीमत कितनी होगी? 500 ही होगी। से ज़्यादा नहीं होगी। एग्जाम्पल देते हैं ना, जितने की टिकट है, सबसे ज़्यादा टिकट कितने का बिक रहा है जी? 500 रुपये का। अब उस पास की कीमत कितनी होगी? 500 रुपये। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक पास था और पाकिस्तान इंडिया का मैच है 2 दिन बाद। मैंने अब्दुलरहमान से कहा कि मेरे पास पास है, परचेज़ करना है। इसने कहा सर कितने का है? मैंने पूछा, मैंने कहा जी टिकट कितने का है? तो उसने कहा सर टिकट है 1000 रुपये का। मैंने कहा जनाब ये 2000 रुपये का पास है। कितने का ले लो मेरे से पास? 2000 का परचेज़ कर लो। मेरे कीमत मैंने लगाई ना कीमत। मुझे इसने कहा कि नहीं सर। थोड़ी देर बाद जनाब ये मेरे पास आया, कहता सर दे दें। मैंने कहा अभी टिकट, मैंने पूछा रेट, कहता ये टिकट ब्लैक हो गया, 5000 रुपये का टिकट हो गया। मैंने कहा फिर भाई साहब पास जो है ये आपके पास, ये 10,000 रुपये का। अब उस डॉक्यूमेंट की वर्थ कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन उसकी वर्थ क्या हो रही है? ऐसा ऐसा बढ़ रही है। अच्छा, अब जनाब हुआ क्या? मैच हो गया शुरू। मुझे कहता है कि सर 10,000 लें मेरे से। मैंने कहा भाई सर 20,000 रुपये का। सर अगर आप ट्रेडिंग के पर्पस के लिए उसको की तो आपको प्राइस और नहीं चाहिए ना? नहीं पुत्र, वो दिस इज नॉट बिजनेस, दिस इज स्पेकुलेशन। मजबूरी है, उसने जाना है तो लेकर, है ना सर? वो ब्लैक हो रही है टिकट, ऐसा तो ब्लैक में नहीं आ रही है। एक चीज़ है कि एक चीज़ आपके पास मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ये जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट वाले लोग होते हैं वो यही काम करते हैं, जो टिकट ब्लैक करते हैं या जो स्टोरेज कर लेते हैं, ठीक है, जो होर्डिंग कर लेते हैं, वो यही काम, इसी पर्पज़ के लिए वो करते हैं, उनमें कोई इंसानियत नहीं होती। तो अब जनाब मैच हो गया ख़त्म, मैच ख़त्म हो गया। मैंने कहा हाँ जी परचेज़ करना है? कहता नहीं। मैंने कहा चलो 20 नहीं 10 दे दो, 10 तो कह रहे थे। कहता नहीं चाहिए। चलो 5 दे दो भाई। नहीं चाहिए। 500 रुपये दे दो। कहता नहीं चाहिए। मैंने कहा 5 रुपये दे दो। कहता नहीं चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि अब इसकी वर्थ नहीं रही। क्योंकि इसकी वर्थ कब तक थी? जब तक ये मैच था। मतलब मैच जो है वो एक ऐसी चीज़ थी जो कि इस डॉक्यूमेंट की वर्थ बना रही थी, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये वो जो पास था वो हकीकत में डेरिवेटिव था, ठीक है, जिसकी मैंने ट्रेडिंग करनी थी, ठीक है, कि जैसे जैसे मेरे लिए फेवरेबल होती तो मैं इसको ट्रेड कर देता, बेच देता। अगर अनफेवरेबल है और मुझे बेचना पड़ेगा तो मुझे नुकसान होगा, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल लायबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। अनफेवरेबल हमारे लिए कब होगा? जब हमें ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है, या हमें बेनिफिट कम से कम मिलेगा। ट्रेडिंग के लिए होते हैं, होते ही इसलिए हैं बेटा, और डेरिवेटिव उन्होंने घर में संभाल के रखने हैं। नहीं मतलब कि अगर आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हाँ। प्राइस चेंज होगी, हाँ। तो मैं आप इकोनॉमिक्स पढ़ी है, उसमें एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या है? सर जो मनी की नॉमिनल जो रेट होता है इकोनॉमिक्स पास है ना? सर। कंग्रेचुलेशंस, शुक्र करो इकोनॉमिक्स पास है बेटा। मनी मार्केट होता है जिसमें शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स वगैरह सेल परचेज की जाती हैं। कैपिटल मार्केट होता है जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स वगैरह, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ वगैरह सेल परचेज की जाती हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव कहाँ पे ट्रेड होते हैं? डेरिवेटिव ट्रेड होते हैं आपके मनी मार्केट में, और आपके शेयर्स वगैरह कहाँ पे सेल परचेज होते हैं? वो कैपिटल मार्केट में। समझे बात को? तो डेरिवेटिव हकीकत में एक डॉक्यूमेंट है। वो डेरिवेटिव हम बनाते क्यों हैं? या तो खुद को बेनिफिट मिले, या फिर हम उसको क्या कर रहे हो आगे सेल कर रहे हो। उसकी ट्रेडिंग होती है बाकायदा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की, ओके। ये चीज़ें वो होती हैं जो आपको इकोनॉमिक्स में पढ़नी चाहिए थी, लेकिन नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे तो पता चल जाएगा। मनी मार्केट हेज क्यों करते हैं? सॉरी सर ये जो मनी मार्केट है जो आपने भी कही सेम है? जी, हैजिंग होती ही। हैजिंग चीज़ क्या है? अभी जो डेरिवेटिव की मैं बात कर रहा था, ठीक है, अब डेरिवेटिव भी हम हैजिंग के लिए डेरिवेटिव बनाते हैं ना, और उसी को हम लोग सेल परचेज करते हैं, ठीक है, तो वो मनी मार्केट के अंदर ही वो कंसिडर किए जाते हैं। एनीवेज, इकोनॉमिक्स बहुत ज़रूरी है, इस वजह से इकोनॉमिक्स को जस्ट एक सब्जेक्ट ना समझिए। मैं हमेशा से कहता हूँ सीए के अंदर कोई सब्जेक्ट फिजूल नहीं है। आप सीए का PRC 1 को अगर देखेंगे तो उसका प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल है, और MSA 1 तक उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं आ जाना है, MSA 2 तक इवन, ठीक है।
करेंगे। बेटा सारा कुछ स्टैट्स है, किसने कहा कि स्टैट्स के अलावा सारा कुछ। अभी आगे चलो ना, ऑडिट पढ़ रहे ऑडिट की नहीं पढ़ रहे? आज जब ऑडिट पास है आपका, उसमें सैम्पलिंग पढ़ा था आपने? तो सैम्पलिंग जो है वो हम प्रोबेबिलिटी के बेस पे मटेरियलिटी और वो सारा कुछ डिसाइड करते हैं।